हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मल फिजिक्स सीरीज़। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लैंक के आइडिया के बेसिस पे जो जिसे हम प्लैंकियन ऑसिलेटर कहते हैं उसकी एवरेज एनर्जी कंप्यूट की थी। और वो एक्सप्रेशन हमें इस तरह का मिला था एच न्यू ओवर एच न्यू ओवर के टी माइनस वन। ओके, इंटीग्रेशन के बजाय डिस्क्रीट स्टेट्स के ऊपर सम करके हम इस तरह का एक एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था। तो आज हम अब इसको यूज़ करके हम जिसे हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है एंड एवरीथिंग, तो वो हम डिराइव करेंगे। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट डिराइव हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सी एक एनालिसिस का एक तरीका जो आपको रियली आपको खुद भी सीखना चाहिए। जो ये अलग अलग फंक्शंस हमें मिल रहे हैं, इनके क्वालिटेटिव ग्राफ्स कैसे आते हैं। एक्चुअल हम क्वांटिटेटिव ग्राफ नहीं बनाना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इतनी मिली हो, बट एक रफ नोशन की ये फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से है वो जरूर हमारे पास वो होना चाहिए। तो उससे फिर आप देखेंगे हाँ कि प्लैंक्स लॉ किस सेंस में सक्सेसफुल है। ओके, दिस माना मैं इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहता हूँ जो एवरेज एनर्जी मैंने आपको टास्क भी दिया था। ओके, एच न्यू ओवर एच न्यू ओवर के टी माइनस वन। कॉन्स्टेंट्स का ओवरऑल जब मैं फंक्शन की जनरल क्वालिटेटिव प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल फंक्शंस जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी सोच सकते हैं इस फंक्शन को। इनफैक्ट ये एक्स वही चीज़ है, अगर आप एच न्यू अपॉन के टी को एक्स रखें तो ये तो एक्स माइनस वन बन गया। और ये x के साथ कुछ और फैक्टर आएगा k इंटू टी, बट k और t को अगर हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो उनका ओवरऑल कोई रोल नहीं है। ओके, अगर किसी फंक्शन को आपने प्लॉट किया और बाद में उसी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लॉट किया तो ओवरऑल वो फंक्शन जिसे हम कहते हैं स्केल हो जाता है। ओवरऑल वो ग्राफ ऊंचा या नीचा हो जाएगा, बट जनरल शेप ऑफ कर्व वही रहेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको x के साथ, और x केवल पॉजिटिव है, एच न्यू और के टी का रेशियो है और दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो x हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो से ऊपर ही होगी। तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए अगर आपको x ओवर ई टू पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, वो और आपको वैसे इसे खुद से भी प्लॉट करके देखना चाहिए बहुत इजीली। आप अपने मोबाइल पे भी या लैपटॉप पे, नेट पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं और डायरेक्टली वेबसाइट्स भी होती हैं जहां आप एलिमेंट्री फंक्शंस या उनके कॉम्बिनेशंस को बड़ी इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो वहाँ भी प्लॉट करके देख लें, बट फिर भी आप खुद भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन प्लॉट किस तरह से किया जा सकता था। जैसे केवल पहले इसके न्यूमरेटर को देखें। न्यूमरेटर x है, x का ग्राफ x के साथ स्ट्रेट लाइन, स्लोप 45 डिग्री, बट स्लोप भी मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर मैं x एक्सिस और जिसे ये वाली एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, अगर मैं इन पे स्केल फैक्टर अलग अलग ले लूँगा तो ये लाइन का एंगल कोई जरूरी नहीं है 45 डिग्री हो। ओके, तो इसलिए बस एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो न्यूमरेटर तो इस तरह से है, और उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है x बढ़ता है तो ये फैक्टर बढ़ रहा है, और x बेसिकली आप सोच सकते हैं x बेसिकली न्यू है। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स एच न्यू अपॉन के टी को हमने x रखा है, एच के और टी फिक्स टेम्परेचर पे सब कॉन्स्टेंट है न्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में सोचें तो ये जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है ये फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर इधर को बढ़ रही है, वैसे हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व्स बनाते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी हम का जीरो इधर होता है, हम क्योंकि नॉर्मली उन ग्राफ्स को लैम्डा के टर्म में प्लॉट करते हैं, बट अभी के लिए सिंपली एक्स के टर्म में बात करें तो एक्स बढ़ रहा है तो ये न्यूमरेटर वाला फैक्टर उसके साथ बढ़ रहा है लीनियरली। इसके बजाय अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर को देखें, उसमें भी पहले केवल ई पावर एक्स को देखें, तो ई पावर एक्स का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का ग्राफ जो है एक्स के साथ कुछ इस तरह से वेरी करता है। जब एक्स बराबर जीरो होता है तो ई पावर जीरो वन, ये ग्राफ यहाँ पे वन से स्टार्ट होता है, नेगेटिव साइड में नीचे की ओर होता है, पर पॉजिटिव साइड में एक्स इक्वल टू जीरो पे वन से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जैसे जैसे ई की पावर बढ़ेगी, वन, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, तो ये नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, जिसे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियली ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये केवल ये है, ये पूरा डिनोमिनेटर नहीं है, केवल ई पावर एक्स है। तो अब फिर तो अगर आप ई पावर एक्स में वन सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को हम देखें, तो जहाँ इस फंक्शन की जितनी वैल्यू है उसमें एक यूनिट कमी आ जाएगी। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये एक यूनिट नीचे खिसक जाएगा, हर पॉइंट पे एक यूनिट कम। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी वैल्यू वन के बराबर थी, ये वन के बराबर है। तो ई पावर एक्स माइनस वन जीरो से शुरू होगा, इसको हम ऐसे कहते हैं ई पावर एक्स वन से शुरू होता है, वन से स्टार्ट करता है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये जीरो से स्टार्ट करता है दिस। तो रफली वो ग्राफ ऐसा हो गया, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट नीचे खिसक गया। तो ई पावर एक्स माइनस वन है। तो अब आप पे न्यूमरेटर का बिहेवियर भी है, न्यूमरेटर भी एक्स के साथ ग्रो कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है, न्यूमरेटर ग्रो कर रहा है, डिनोमिनेटर भी एक्स के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन ये ग्रोथ इससे कई ज़्यादा रैपिड है, मच 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 रैपिड, एक्सपोनेंशियल। आप सिंपली ले लीजिए, माना एक्स की वैल्यू टू, तो या पहले वन वैल्यू लें या पहले जीरो से स्टार्ट करें। जब एक्स बराबर जीरो है तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो उस पॉइंट पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो जीरो अपॉन जीरो बन रहा है। तो वो हमें लिमिटिंग प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग प्रोसेस से निकालने का मतलब ई पावर एक्स की जो सीरीज़ है वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू वगैरह वगैरह आप करें, और फिर उसमें एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट पुट करें, तो आपको आंसर वन मिलेगा। वो हमने लास्ट टाइम जो किया था जब मैंने एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट ली थी, बेसिकली उसी तरीके से दिस। लेकिन माना आप सीधे एक्स इक्वल टू टू पे चले जाएँ तो ठीक है, ये फंक्शन
की वैल्यू भी 2 हो गई है, न्यूमरेटर की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे 2 हो चुकी है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू e का स्क्वायर माइनस 1, ई को रफली अगर आप 2 और 3 के बीच माने तो उसका स्क्वायर 4 और 9 के बीच होगा। माना आप ऐसे ही 6 ले लें, एग्जैक्ट भी कैलकुलेट ना करें, 6 ले लें, वैसे वो 6 से भी ऊपर होगा, ओके 2.5 से भी ऊपर होता है ई, तो 2.5 का भी स्क्वायर 6.25 होता है, उसमें से एक घटाएं भी तो 5 या उससे बड़ा नंबर मिल रहा है, ऊपर 4 है नीचे 5 है, ये रेशियो 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब ग्रोथ, ये भी ग्रो कर रहा है x के साथ, ये भी ग्रो कर रहा है, पर इसकी ग्रोथ इसके मुकाबले कुछ नहीं है। और जैसे जैसे आप और आगे वैल्यू पे जाएंगे, x बराबर 3 पे गए, ये 3 है, ये e पावर 3, और जब आप बहुत लार्ज वैल्यू पे जाएंगे, x टेंडिंग टू, जिसे हम मैथमेटिकली इन्फिनिटी कहते हैं, x बराबर 1000 सोचिए, तो आप सोचेंगे अरे ये न्यूमरेटर तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो 1000 हो चुका है, बट e पावर 1000 तो इतना बड़ा नंबर है कि उसके मुकाबले आप 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और e पावर 1000 एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। तो अगर न्यूमरेटर में कुछ है 1000 के आसपास का नंबर, पर डिनोमिनेटर का नंबर उससे कई 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 गुना बड़ा है, तो ऑलमोस्ट ये रेशियो 0 की ओर टेंड हो रहा है। तो पॉइंट ये है, ये फंक्शन जो है, जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, उसे आप x के साथ अगर प्लॉट करें तो उसका ओवरऑल ग्राफ ये आता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिवली आपको इस तरह का एनालिसिस करना आना चाहिए। आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की मदद से आज की डेट में बड़े आराम से देख सकते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ x ओवर ई पावर x माइनस 1 का ग्राफ, x अगर इधर को इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे x 0 है, x बढ़ रहा है 1 2 3 4, ओके, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में आप प्लॉट करें तो लगभग 4 तक आते आते तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। वैसे ये 0 इस x एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा, ओके, इन्फिनिटी पे टच करेगा, थोड़ा इसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन दिस तो ये इस तरह का फंक्शन है, ओके, x ओवर पावर x माइनस 1। ये ऐसा क्यों हुआ, फिर से देखिए, ओरिजिन वाले पॉइंट पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू 0 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो 0/0 आप सीरीज को एक्सपैंड करके निकालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू 1 बनती है। और जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो ग्रो तो न्यूमरेटर भी करता है, डिनोमिनेटर भी करता है, पर डिनोमिनेटर की ग्रोथ न्यूमरेटर से कहीं 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 ज़्यादा होती है, तो ये जो रेशियो है ये धीरे धीरे 0 की ओर टेंड होता है। धीरे धीरे भी क्या, वैसे काफ़ी रैपिडली 0 की ओर टेंड हो रहा है। तो ये पॉइंट ये है, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो है प्लैंकियन ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका बिहेवियर इस तरीके का है, ओके। दिस एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंकियन ऑसिलेटर गोज समथिंग लाइक दिस फॉर फिक्स टेम्परेचर। अगर हम फिक्स टेम्परेचर T की बात कर रहे हैं तो ये, ओके, दिस तो मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स हैं उनकी एवरेज एनर्जी ज़्यादा है, और जो हाई एनर्जी वाले ऑसिलेटर्स हैं उनकी एवरेज एनर्जी कम 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 हो रही है, ओके। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और अगर आप इसे क्लासिकल ऑसिलेटर से भी आपको कंपेयर करना चाहिए, क्लासिकल ऑसिलेटर में आपको ध्यान होगा एवरेज एनर्जी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ तो ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होती है वो k इंटू टी के बराबर होती है, और k भी कांस्टेंट है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे हम देखें तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा आता है। अब वो ये लाइन कहाँ पे आएगी वो अलग पॉइंट हो सकता है, टेम्परेचर के हिसाब से ये लाइन यहाँ आ सकती है, या वैसे ये लाइन यहाँ पे आएगी इसके हिसाब से, बट पॉइंट ये है क्लासिकल ऑसिलेटर के लिए जब अगर आप इस तरह का फिगर बनाएं, एवरेज एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। मतलब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे देखें एवरेज एनर्जी की वैल्यू सेम है, KT, लेकिन यहाँ एवरेज एनर्जी जो है ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी ग्रो होने के साथ एवरेज एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और ये जरूरी है, जो क्लासिकल जो हमने डेरिवेशन किया था रेले-जीन्स लॉ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का इश्यू जो है वो इसी कारण से आता है, ओके। तो ये तो न्यूमरेटर x जो है दैट ग्रोज विद x न्यूमरेटर, लेकिन e पावर x माइनस जो है जो कि डिनोमिनेटर है, इट ग्रोज इवन मोर रैपिडली विद x। तो तब फिर ये जो फंक्शन है इसका ओवरऑल शेप कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। x अगर इधर को बढ़ रहा है तो ये फंक्शन हाई वैल्यू, वैसे हाई वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, और 1 से फिर डिक्रीज करता है, ओके। मैं केवल इसकी क्वालिटेटिव फिगर की हमें जरूरत है, एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव के लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, हर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक क्वालिटेटिव फिगर आप बड़े आराम से इस एनालिसिस से बना सकते हैं। तो एवरेज एनर्जी ऑफ जो प्लैंकियन ऑसिलेटर है वो इस तरह से बिहेव करती है। लेकिन अब मैं इस फिगर को उल्टा करने वाला, उल्टा करने का मतलब वही है जो मैं अभी कह रहा था, जब हम नॉर्मली जो हमने स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व्स, स्पेक्ट्रल एमिशन कर्व्स जो हमने अपने प्लॉट किए, या एनर्जी डेंसिटी के कर्व्स जो प्लॉट किए हैं, वो हम लैम्डा के टर्म्स में यूजुअली हमने स्टार्ट किया था, और लैम्डा हमारा इधर से इधर को बढ़ रहा था, और लैम्डा अगर इधर से इधर को बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे लैम्डा 0 फिर 1 2 3 और लैम्डा का इन्फिनिटी इधर है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में फ्रीक्वेंसी का 0 यहाँ है और फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही है। ये पॉइंट जो है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, अगर ये लैम्डा इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में दिस करस्पॉन्ड्स टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, और इधर इन्फिनिटी पे जो पॉइंट है लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी पे दैट करस्पॉन्ड्स टू 0 फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्चुअली हमारा ग्राफ इधर को है, आप इसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी सोच सकते हैं। ई लैम्डा की बात करो या यू लैम्डा की बात करो या ई न्यू की बात करो या यू न्यू की, तो न्यू हम इधर को प्लॉट करते हैं, तो न्यू मतलब वही एक्स। तो x इधर के बजाय अगर x इधर को बढ़ रहा होता तो बेसिकली इस ग्राफ को मुझे पलटना था। बेसिकली ये ग्राफ क्या कह रहा है, जब x कम है तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे x बढ़ता है, x या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एवरेज एनर्जी जीरो को टेंड होती है, डिक्रीज करते करते जीरो। तो ये ग्राफ इस प्रकार का है। अगर आप इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचें कि फ्रीक्वेंसी का जीरो हमारा इधर है और फ्रीक्वेंसी या x इधर को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ओके, तो फिर ये जो ग्राफ है ये ऐसे के बजाय इधर से आएगा, ओके। x इक्वल टू जीरो या जीरो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, 1 के आसपास, 1 है, जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू में भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या x बढ़ता है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और जब आप न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, ये पॉइंट फ्रीक्वेंसी में इन्फिनिटी को करस्पॉन्ड करता है। वेवलेंथ में तो ये 0 पॉइंट है, पर फ्रीक्वेंसी में इन्फिनिटी पॉइंट है, और जब फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये कर्व एक्चुअली यहाँ जीरो पे पहुँच जाएगा, ओके। तो ये शेप हमें ध्यान रखनी है कि जो एवरेज एनर्जी है या एफ का कर्व, आप चाहे इसे इसका कर्व सोचो या इसका कर्व सोचो, ओके, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये कर्व जो है न्यू के साथ या एक्स के साथ, लेकिन जीरो इधर है और इधर एक्स इधर को इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो ऐसे में ये जो फंक्शन का कर्व है एवरेज एनर्जी का, वो कुछ इस प्रकार का नेचर शो करता है। अब ये क्यों हमने प्लॉट किया, क्योंकि हम एक्चुअली इस स्थिति में थे कि हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बिल्कुल उसी पैटर्न पे कंस्ट्रक्ट होगा जैसे रेले जीन्स या क्लासिकल लॉ कंस्ट्रक्ट किया था। एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन यून्यू डी से इस कैविटी के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मौजूद एनर्जी, लेकिन केवल कौन सी, उस रेडिएशन द्वारा जो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच लाई करता है, ओके। मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में वर्क करूंगा यहाँ पे इनिशियली। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो है ऑफ कैविटी रेडिएशन, वो क्लासिकल पिक्चर में भी हमने ऐसे कंप्यूट किया था। कितने मोड्स हैं, मैंने इसे वैसे यहाँ डेंसिटी ऑफ मोड्स लिखा है। डेंसिटी ऑफ मोड्स केवल रो न्यू होता है, जब रो न्यू को डी न्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोड्स हैं। इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर रेडिएशन के कितने मोड्स हैं, कितनी स्टैंडिंग वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू के बीच लाई करती है, तो वो नंबर रो न्यू डी न्यू, और इसको न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन क्लासिकल केस में भी यही की थी। चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर पे अभी भी कोई फर्क नहीं। डेंसिटी ऑफ मोड्स, वो जो रेडिएशन है वो स्टैंडिंग वेव्स की तरह ही एक्ट कर रहा है। जब मैंने प्लैंक हाइपोथेसिस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था प्लैंक हाइपोथेसिस में ज़्यादातर आइडियाज़ वही हैं जो क्लासिकल आइडियाज़ थे। बस एकमात्र आइडिया जो चेंज हुआ था कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, वो क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो उससे इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, अगर मैं क्वालिटेटिवली दिखाऊं, स्टैंडिंग वेव्स इसके अंदर बन रही हैं, तो जैसे स्टैंडिंग वेव्स का नेचर पहले था क्लासिकल पिक्चर में, वही नेचर अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स उन स्टैंडिंग वेव से हमने डिटर्मिन की, तो उस फैक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये आपको ध्यान होगा 3 डायमेंशन में इन जनरल ये फैक्टर 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब के बराबर होता है, रो न्यू डी न्यू। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, क्योंकि वो ट्रांसवर्स होती हैं, उनके लिए एक 2 का फैक्टर आ जाता है, 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। तो ये ओके दिस, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैविटी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैविटी रेडिएशन प्लैंक के हिसाब से ये फैक्टर तो इतना ही रहा, और ये एवरेज एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की, एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन अराउंड न्यू का मतलब न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी की वो विंडो बहुत छोटी है तो उन सब की एनर्जी आप उतनी ही मान सकते हैं जितनी न्यू फ्रीक्वेंसी वाले की होती है। न्यू और न्यू प्लस डी न्यू की एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो न्यू और न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की एवरेज एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में उतनी होगी जितनी वॉल्स में न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी है। क्लासिकल में भी हमने यही आइडिया यूज़ किया था कि जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है तो न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की एवरेज एनर्जी उतनी होती है जितनी न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की होती है। यहाँ तक भी कहानी सेम है, बट जो चेंज हुआ है क्लासिकली, जो वॉल्स में जो ऑसिलेटर हैं उसकी एवरेज एनर्जी केटी होती है, जबकि प्लैंक के आइडिया से, या मैं जैसे क्वांटम या प्लैंकियन ऑसिलेटर कह रहा हूँ, उसकी एवरेज एनर्जी तो इतनी होती है दिस, ओके। तो वो आइडिया लगभग सारे आइडिया सेम है, बस चेंज जो हुआ वॉल में ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी के एक्सप्रेशन में अंतर आया। और वो भी फंडामेंटली क्यों आया, वो तो मैथमेटिक्स करके आया। आइडिया केवल सिंपल था, ऑसिलेटर और रेडिएशन के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये फैक्टर भी यही रहा, ये फैक्टर भी यही रहा, लेकिन इस फैक्टर की वैल्यू चेंज हो गई। आपको ऐसा सोचना चाहिए, फैक्टर तो यही रहा, आप एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन ही ले रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी का, बट प्लैंक आइडिया के बाद इसकी वैल्यू हमें इतनी मिलती है, एच न्यू ओवर ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ओके दिस।
तो आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है। मैंने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर दिया, 8 पाई, यहाँ से 8 पाई और h और c क्यूब, ये फैक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स, ओके। और बाकी न्यू क्यूब ओवर e टू द पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1 d न्यू। तो ये जो है इसे आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये एनर्जी डेंसिटी के लिए है। यूजुअली हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की बात करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए, बट ये भी गलत नहीं है। यू न्यू का एक्सप्रेशन आपके पास अगर है तो उसको अगर मैं c/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ई न्यू बन जाएगा। ई न्यू मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ओके। तो ये भी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। कैविटी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, ओके। दिस यहाँ से केवल आप डी न्यू का फैक्टर दोनों साइड सप्रेस कर दें तो यू न्यू जो है केवल एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ये रहा, ठीक है। दिस ये केवल ये। अगेन अगर आप इसे एक्स वेरिएबल के टर्म में लिखें, एक्स वही एच न्यू अपॉन के टी को अगर आप एक्स रखें, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तब हमको फंक्शन की प्लॉटिंग वगैरह हम देखना है। बेसिक फीचर अगर इस फंक्शन के देखना चाहें कि प्लैंक लॉ के हिसाब से जो यून्यू मिलता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ वो कहाँ पे घटता है, कहाँ पे बढ़ता है, वो हम बड़े आराम से इसके टर्म में देख पाएंगे, ओके। दिस तो अगर आप एच न्यू अपॉन के टी को एक्स रख दें तो यहाँ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट और बाकी एक्स क्यूब न्यू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो यहाँ चले गए और ई पावर एक्स माइनस 1। तो ये तो प्लैंक लॉ में जो बेसिक फंक्शन जो है, अगर आप सिंपली सोचें, जो फंक्शन प्लैंक लॉ में एनर्जी डेंसिटी के लिए हमें देखना है वो ये फंक्शन है, एक्स क्यूब और ई पावर एक्स माइनस 1। इस तरह का फंक्शन हमने अभी यहाँ पहले भी देखा था, लेकिन एवरेज एनर्जी में केवल x होता है। डिनोमिनेटर तो यही है ई पावर एक्स माइनस 1, लेकिन न्यूमरेटर में केवल x था। जबकि एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब आ गया। ये एक्स क्यूब क्यों आया ये भी आपको समझना चाहिए। यहाँ x की 2 एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आई? ये एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसको आप x के टर्म में लिखेंगे, यही x अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर है, कुछ कॉन्स्टेंट्स के अलावा x अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। और ये न्यू स्क्वायर का फैक्टर, जब आप x इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी रखते हैं तो न्यू स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा अपार्ट फ्रॉम सम कॉन्स्टेंट्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मिला और एक x पहले से है न्यूमरेटर में, तो एक्स क्यूब। तो जब आप एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो इस प्रकार का बनता है। हाँ, ये फैक्टर जो है अगेन x, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, फिर रिमाइंड कराऊंगा। x जो है, जो कि एक डायमेंशनलेस फैक्टर है, न्यूमरेटर में भी कोई एनर्जी है, बेसिकली वो क्वांटा का साइज़ है एच न्यू। प्लैंक ने यही तो कहा था, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है क्वांटा की फॉर्म में होता है और हर क्वांटा का साइज़ कितना होता है, एच न्यू। तो ये क्वांटा का साइज़ है। और के टी जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, तो ये दो एनर्जीज़ का रेशियो है। और आगे मैं इस टर्म को बार बार यूज़ करूँगा। एक्स बेसिकली आपको बता रहा है कौन सी एनर्जी ज़्यादा है कौन सी कम है, इन दोनों एनर्जीज़ के बीच की फाइट का मेजर है, ओके। दिस रेशियो के बजाय मैं फाइट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक टास्क छोड़े जा रहा हूँ, यू लैम्डा का एक्सप्रेशन आप खुद से निकालिए, ओके। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैविटी रेडिएशन जो है उसको लैम्डा के टर्म्स में आप खुद निकालिए। ये चीज़ आपको पता है, वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू न्यू डी न्यू इक्वल टू यू लैम्डा डी लैम्डा। आप सीधे यू न्यू के एक्सप्रेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते कि यू न्यू के एक्सप्रेशन में न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा रख दें और काम चल जाएगा, नहीं। इक्विवेलेंस जो होगी वो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो डू इट योरसेल्फ। और मीनवाइल अगर आप एक्चुअल स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का फॉर्मूला लिखना चाहें कि ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक का जो रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो जिसे हम ई न्यू कहते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ओके। ई न्यू आप यू न्यू से निकाल सकते हैं केवल c/4 का फैक्टर मल्टीप्लाई करके, ओके। ये मैंने पीछे थोड़ा सी क्वालिटेटिव जस्टिफिकेशन किया था। तो यू न्यू ये रहा, आप इसे c/4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 8 का 2 का फैक्टर आ जाएगा और c क्यूब का यहाँ केवल c स्क्वायर। सो ये 2π। न्यूमेरिकल फैक्टर्स खुद चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पे गलती हो, प्लीज़ चेक इट योरसेल्फ दिस। या अगर आप इसे एक्स के टर्म में अगेन लिखना चाहें तो फिर से वही कुछ कॉन्स्टेंट्स, न्यू क्यूब आपको एक्स क्यूब का फैक्टर देगा और ई टू पावर एच न्यू अपॉन के टी ई पावर एक्स माइनस 1, ओके। बाकी कुछ कॉन्स्टेंट्स यहाँ कुछ हो जाएंगे चेंज, इसके बजाय यहाँ कॉन्स्टेंट्स थोड़ा चेंज हो गए, इसलिए क्योंकि जब मैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को स्टडी करना चाहूँगा क्वालिटेटिव लेवल पे, बाकी क्वांटिटेटिव भी हम स्टडी करेंगे, पर जब मैं केवल उसे क्वालिटेटिव एक बार देखना चाहूँगा तो मुझे केवल इस फंक्शन पे ध्यान देना है। एक्स का एक फंक्शन, एक्स का रोल फ्रीक्वेंसी जैसा ही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो न्यू बढ़ता है तो एक्स बढ़ता है, न्यू जीरो होता है तो एक्स जीरो होता है, न्यू इन्फिनिटी होता है तो एक्स इन्फिनिटी होता है। एच कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर टी पे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एच के और टी कांस्टेंट्स हैं, तो एक्स और न्यू के बीच का ग्राफ रिलेशन लीनियर है। तो मतलब एक्स चाहे हम न्यू के रेस्पेक्ट में देखें चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में, चाहे आप इस फंक्शन का एनालिसिस करना चाहो इसको कर लो, चाहे इस फंक्शन का एनालिसिस करना चाहो इसको कर लो। और
इनफैक्ट इस फंक्शन में भी इस कांस्टेंट पार्ट को हम ड्रॉप कर देंगे तो हम एनालिसिस केवल इस प्रकार के फंक्शन का करेंगे कि x के साथ एक्स क्यूब अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा दिखता है, तो हम समझ जाएंगे हाँ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के हिसाब से ई न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वैरी करता है। और जब भी हम वैसे लॉज लिखते हैं यहाँ पे आप कई बार देख चुके हैं, अपने आप रो न्यू को शायद ही कभी लिखा जाता हो, रो न्यू डी न्यू, यू न्यू को अकेले मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे एक्सप्रेशन, लेकिन सही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में यूजुअली लिखा जाता है। गलत ये भी नहीं है, सही गलत की बात नहीं है, बट यू न्यू अपने आप में कुछ सेंस नहीं है। यू न्यू डी न्यू टोटल कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू तक का रेडिएशन। ओके, तो वैसे ही ई न्यू का एक्सप्रेशन मैंने निकाल दिया और ई न्यू के साथ डी न्यू अटैच कर दिया, तो यहाँ भी एक डी न्यू। तो ये तो यूजुअली जिसे आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ सेंस में कहें, इसे प्लैंक्स लॉ कहते हैं हम। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का जो एक्सप्रेशन है दिस। ओके, ब्लैक बॉडी कोई है, उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन टोटल नहीं, केवल न्यू से न्यू प्लस डी न्यू तक का रेडिएशन जो है वो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ब्लैक बॉडी से लेके आ रहा है, जिसका टेम्परेचर उस समय हमने टी पे मेंटेन कर रखा है, तो ये उसका एक्सप्रेशन है प्लैंक की हाइपोथेसिस के आधार पे। ये डेरिवेशन हमने प्लैंक की हाइपोथेसिस के आधार पे किया, इसलिए हम इसे कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अगेन यहाँ पे एक टास्क है, वैसे मैंने अगले पेज पे कर रखा है, बट आप यहाँ से प्लीज़ ई लैम्डा को जरा खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, ई लैम्डा अगेन आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, आपको इस एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा। ई न्यू डी न्यू बराबर ई लैम्डा डी लैम्डा, और इस एक्सप्रेशन में हर जगह न्यू की जगह आप सी अपॉन लैम्डा रख दें, और अगर कहीं पे कोई माइनस साइन आता है तो उसको ड्रॉप कर दें, तो आपको ई लैम्डा डी लैम्डा का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बट वो मैंने कर रखा है क्योंकि आगे कुछ डिस्कशंस हम कभी कभी डिस्कशन ई न्यू डी न्यू के टर्म में करेंगे, कभी कभी ई लैम्डा डी लैम्डा के टर्म में करेंगे। ओके, तो ई लैम्डा डी लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है, ये ई न्यू डी न्यू का ही एक्सप्रेशन जो पिछले पेज पे था वो लिखा हुआ है। इसमें न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रखूँगा, तो न्यू क्यूब की जगह सी अपॉन लैम्डा का क्यूब आ जाएगा, और साथ में डी न्यू की जगह मैंने मॉड डी न्यू ले रखा है क्योंकि माइनस साइन को मैं ओमिट करना चाहता हूँ। तो मॉड डी न्यू की जगह सी बाहर आएगा, 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट यहाँ करूँ और बाकी कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करूँ। हाँ, नीचे मैंने एक चीज़ की है, यहाँ देखिए, ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल में जो पार्ट है वो है एच न्यू अपॉन के टी, तो न्यू की जगह आप सी रखेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी। और अगली लाइन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सी ऑर्डर चेंज करके लिखा है, एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी का जो है, इसमें के को साइड कर दिया और लैम्डा टी, वही चीज़ लिखी हुई है। तो ओवरऑल ये बना, इस टर्म को भी मैंने इस तरह से लिखा है, जो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं 2 पाई एच और सी स्क्वायर, ये एक तरफ 1 अपॉन लैम्डा 5 लैम्डा का एक फंक्शन, और फिर बाकी एक फंक्शन जिसमें लैम्डा भी है और टी भी है और के भी है वगैरह वगैरह वगैरह, इस फॉर्म में। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये भी यही चीज़ है। ये जो ये लाइन है और इस लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही इन्फॉर्मेशन वेवलेंथ के टर्म में है, पिछले वाले पेज पे वही वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ओके, नो डिफरेंस। बट ये वाली फॉर्म जैसे कहाँ पे यूज़फुल होगी आपको अगर ध्यान हो, और ये चीज़ मैं फिर भी रिपीट करूँगा आने वाले लेक्चर्स में, जिन्हें हम अर्ली रेडिएशन लॉज कहते हैं। जब लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनिशियली एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, वो इसलिए लोग स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का सेंस ये है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन केवल बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है उससे मैटर नहीं करता है, तो उसका एक यूनिवर्सल फीचर है। तो उस कारण से लोग जब ब्लैक बॉडी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, तो लोगों ने कुछ इम्पेरिकल लॉज डिराइव किए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस से उन्होंने कुछ देखा, कुछ रिलेशनशिप्स देखी, और उन रिलेशनशिप्स को उन्होंने लॉज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। जैसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, फिर वीन्स लॉ हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं, रेले जीन्स लॉ हैं, तो ये सारे। तो वहीं पे मैं केवल वीन्स रेडिएशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली वीएन ने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे निकाला था। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस का ये लॉ एक्यूरेट है, ये कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। इवन आपने देखा रेले जीन्स लॉ जो है वो भी वीएन्स ने जो फॉर्म प्रिडिक्ट की है उसको फुलफिल करता है। वीएन ने अपने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे ही बताया था कि ब्लैक बॉडी की जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप उसे लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सम कांस्टेंट अपॉन एक लैम्डा पावर 5 का फैक्टर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और बाकी जो पार्ट है उसमें भी लैम्डा हो सकता है, पर वो बाकी पार्ट जो है वो ओवरऑल लैम्डा इंटू टी का फंक्शन होगा। मतलब बाकी पार्ट में हमेशा लैम्डा और टी मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन में आएंगे, इस सेंस में। तो अगर आप इस लॉ को देखें, कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 अपॉन लैम्डा 5, 1 अपॉन लैम्डा 5, और ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पर जो लैम्डा टी है वो लैम्डा इंटू टी प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। कहाँ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 अपॉन एक्सपोनेंट के भी डिनोमिनेटर में है वो, लेकिन
लैम्डा इंटू टी प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है। यही चीज़ तो वीएन ने अपने थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस के आधार पे कही थी। प्लैंक का लॉ हमने डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव नहीं किया है, इसको मैं कहूँगा थोड़ा प्लैंक का क्वांटम आइडिया और बाकी जो काउंटिंग ऑफ मोड्स का जो उसे आप स्टैटिस्टिकल आइडिया कह सकते हैं, या बेसिकली वो तो स्टैंडिंग वेव्स की काउंटिंग आपने की है। तो थर्मोडायनेमिक्स का डायरेक्टली हमने कोई आइडिया एम्प्लॉय नहीं किया, लेकिन वहाँ से जो ये लॉ डिराइव होकर आया, ये वीएन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है फर्स्ट फॉर्म, उसको सेटिस्फाई करता है। वैसे ये काम तो रेले जीन्स लॉ भी करता था, लेकिन रेले जीन्स लॉ कई जगह फेल होता था। लेकिन यहाँ अगर मैं अब हम प्लैंक्स लॉ को जब चेक करेंगे तो मैं प्लैंक्स लॉ मैंने लिखा हुआ है मैचेस विच वीएन्स फर्स्ट लॉ। वीएन ने जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर दिया था, ये लॉ इससे मैच करता है। ये इसी फॉर्म का है जो वीएन ने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर प्रिडिक्ट किया था। तो मैं इसे एक सक्सेस कह रहा हूँ कि ये प्लैंक्स लॉ की एक सक्सेस है। इनफैक्ट प्लैंक्स लॉ तो हर लेवल पे सक्सेसफुल है। प्लैंक लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा फिनोमिना नहीं है जिसको प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन ना कर सके। ये पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरे से एक्सप्लेन करता है, एक एक फीचर उसका एक्सप्लेन करता है। और यही हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हम सक्सेस ऑफ द प्लैंक्स लॉ कहते हैं। तो केवल एक सक्सेस नहीं है, मैनी मोर आगे आने वाली हैं, फेलियर्स नहीं है, सारी सक्सेस हैं। क्या क्या सक्सेस हैं? अभी पहले हम सबसे पहले कर्व्स देखेंगे। लोगों ने एक्सपेरिमेंटल आधार पे ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व्स प्लॉट कर रखे थे। तो इस फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे या फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लॉट करेंगे, तो वो उन फंक्शंस के प्लॉट एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच करते हैं। तो इस तरह की सक्सेस होगी। मतलब मैचिंग पार्शियल नहीं है। रेले जीन्स लॉ में अगर आपको ध्यान हो, रेले जीन्स वाला कर्व जो है इधर वाले पार्ट में तो मैच करता है, पर इधर मैच नहीं करता है। प्लैंक्स लॉ में ऐसा नहीं होगा। आपने एक्सपेरिमेंटली अगर ये कर्व निकाला और इस फंक्शन को प्लॉट करें, ये ठीक इसके ऊपर आएगा। एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट ये इस कर्व से मैच करेगा। तो ये भी हम देखेंगे। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिराइव किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी और फिर थोड़ा थर्मोडायनेमिकल बेसिस से भी। पर वो जहाँ से भी वो लॉ था कि वो इस प्रकार वाला, कि टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो भी हम यहाँ से डिराइव करेंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन भी यहाँ से आ जाएगा। ये दूसरी सक्सेस स्टोरी होगी। वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो था कि जो एक कर्व का पीक होता है लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट बी वीएन्स कॉन्स्टेंट, वो भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। वो भी सही प्रूव होगा। अनदर सक्सेस स्टोरी। वीएन्स फर्स्ट लॉ जो है वो मैं यहाँ पे बात कर ही चुका हूँ, शायद फिर से भी बात करूँगा। वीएन्स फर्स्ट लॉ की फॉर्म का तो ये है ही है। ओके। इवन जो वीएन्स सेकंड लॉ और रेले जीन्स लॉ हैं, वीएन्स सेकंड और रेले जीन्स लॉ ब्लैक बॉडी के कंप्लीटली ट्रू लॉज नहीं है। रफली सिचुएशन ये है, रेले जीन्स लॉ लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में ठीक वर्क करता है, जबकि वीएन्स सेकंड लॉ जो है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो फॉर्म है, वो लगभग इस रीजन में ठीक वर्क करता है। इसको भी हम यहाँ समझ पाएंगे कि प्लैंक्स लॉ की अगर हम अप्रोप्रिएट लिमिट्स लें, जिनको हम हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ लिमिट कहते हैं, तो एक बार आपको वीएन्स सेकंड लॉ भी मिल जाएगा और एक बार रेले जीन्स लॉ भी मिल जाएगा। मतलब वीएन्स लॉ से सब कुछ जितना ही लिखा हुआ है, और शायद अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, वैसे शायद नहीं है, सबका सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड जितना कुछ पता था, जितने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, वो सब के सब यहाँ से एक्सप्लेन होते हैं। ओके। तो ये हम ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप देख चुके हैं, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अभी मैं फिर से लेकिन फंक्शन प्लॉटिंग पे मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली इनको शो करने के लिए इसको और इसको और इसको और इसको करने के लिए तो मुझे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिक्स। प्लैंक्स लॉ से स्टार्ट करके कुछ मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, कुछ इंटीग्रेशन, कभी डिफरेंशिएशन। लेकिन पहले क्वालिटेटिवली सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ये फंक्शन जो है ये, और मैं फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। यू न्यू का एक्सप्रेशन जो है वो ये है, मैंने पिछले पेज वाला एक्सप्रेशन कॉपी किया है। यहाँ डी न्यू नहीं है, केवल यू न्यू को देख रहे हैं हम। यू न्यू का अगर मैं इसे एक्स के टर्म में लिखूँ, ओके, तो फिर भी मैं इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख रहा हूँ। मैंने इन दोनों फैक्टर्स अलग अलग क्यों लिखे हैं? ये फैक्टर आता है डेंसिटी ऑफ मोड से और ये फैक्टर आता है एवरेज एनर्जी से। क्योंकि रेले जीन्स लॉ में मैंने ये चीज़ की थी, ये फैक्टर न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब कांस्टेंट है। मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ ये रैपिडली ग्रो करता है, ये वाला पार्ट डेंसिटी ऑफ मोड वाला। जबकि क्लासिकल केस में ये वाला एवरेज एनर्जी थी केटी, ये कांस्टेंट रहती है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ मिलता है। यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगर आप और ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मैं एच न्यू और इसके बजाय एक्स के टर्म में भी बात कर सकता हूँ। तो वही वाला सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूँ कि एच न्यू अपॉन के टी को मैं एक्स रख दूँ, बट अब की बार मैं जस्ट एक चेंज करने वाला हूँ, मैं टी के फैक्टर को भी लिखना चाहूँगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एच न्यू अपॉन के टी को एक्स रखा, तो न्यू की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो इतनी हो गई एक्स के टी अपॉन एच, बट के एक कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और एच भी एक कॉन्स्टेंट है। टी भी वैसे एक कॉन्स्टेंट है इन द सेंस हम
उस एक्सपेरिमेंट को एक बार एक टेम्परेचर पे करते हैं, पर हो सकता है बाद में हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज कर दिया हो। एक बार 300 केल्विन पे ऑब्जर्वेशन किया, आपको इस तरह का कर्व मिलता है। फिर आप 600 केल्विन पे करते हैं, कर्व ऊपर चले जाता है, पीक शिफ्ट हो जाती है। तो टी को आप चेंज भी कर सकते हैं, एक बार में कांस्टेंट है पर हर बार उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा कि के और एच तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन न्यू की जगह मैं एक्स इंटू टी रखूंगा। बाकी मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, कांस्टेंट्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनरल शेप देखना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन की यू न्यू जो फंक्शन है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो है, उसकी जनरल शेप कैसी होती है। तो मैंने न्यू की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा एक्स टी। ओके, तो न्यू की जगह अगर मैं एक्स टी सब्स्टिट्यूट करूँ, बाकी कांस्टेंट्स को मैं कहीं ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, कांस्टेंट्स सब एक कांस्टेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ न्यू स्क्वायर है, तो न्यू स्क्वायर का मतलब एक्स टी का स्क्वायर, न्यू की जगह एक्स टी रख रहा हूँ, तो एक्स टी का स्क्वायर। न्यू एच पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एच कांस्टेंट में एब्जॉर्ब हो गया, न्यू की जगह एक्स टी। और यहाँ एच न्यू अपॉन के टी पूरा फैक्टर है, तो उसको तो सिंपली मैं एक्स लिख दूंगा। तो ये, तो रफली मुझे ये फंक्शन देखना है। ये मैंने टी का फैक्टर इसलिए रिटेन किया था क्योंकि अगर आप टी के फैक्टर्स देखें, यहाँ से टी के 2 फैक्टर आ रहे हैं और यहाँ से टी का 1 फैक्टर आ रहा है, टी क्यूब। इसके बाद मैं इस टी क्यूब पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इस टी का केवल रोल ये है, एक्स के रेस्पेक्ट में आपने ये फंक्शन देखा, माना हम इसको एक बार प्लॉट कर देंगे, अभी हम जस्टिफाई करेंगे, उससे पहाड़ जैसी शेप आती है, ये पीक मिल जाती है। तो अगर बाद में मैं टेम्परेचर को रेज कर दूं तो ये पहाड़ डेफिनेटली ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। वैसे ये सही कहानी नहीं है क्योंकि एक टी का फैक्टर यहाँ भी छुप रखा है इस एक्स के अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा ये जस्ट एक बहुत छोटी सी हिंट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये चेंज किया। पीछे तक के एनालिसिस में मैं क्या कर रहा था, न्यू और एक्स को एक ही चीज़ समझ रहा था। तो अगर मैं उस तरह से एनालाइज करता तो ये टी का फैक्टर मैं कहीं नहीं लिखता, ये कहीं नहीं लिखता, तो तब मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता। लेकिन ये टी का फैक्टर मैंने यहाँ पे इसलिए रिटेन किया था कि लगभग आप एक हल्का फुल्का ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर एक बार आपने इस फंक्शन को प्लॉट किया और अभी हम देखेंगे उससे मुझे इस पहाड़ जैसी आकृति मिल जाती है, तो बाद में अगर मैं टेम्परेचर को रेज करूँगा तो ये पहाड़ ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ओके, जैसे तो अब ये जो पहला फैक्टर है जिसको ऐसे लिखा या ऐसे लिखा या बाद में इसमें से टी स्क्वायर अलग कर दिया, इसके केवल एक्स स्क्वायर डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है। डेंसिटी ऑफ मोड्स न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब। तो 8 पाई और बाकी सी क्यूब वगैरह कांस्टेंट है, न्यू स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डेंसिटी ऑफ मोड्स बढ़ते हैं, और न्यू की जगह अगर आप एक्स रखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स के साथ हम एक्स के साथ देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ मोड्स एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट आप इस टी के फैक्टर को भूल जाइए, ये कंफ्यूज करेगा आपको। इस टी को भूल जाओ, इस टी को भूल जाओ, इस टी को भूल जाओ, ये हम केवल इस फंक्शन को देख रहे हैं। ओके बस, तो न्यू और एक्स एक ही बात है क्वालिटेटिवली। तो ये डेंसिटी ऑफ मोड्स वाला जो फैक्टर है ये तो न्यू या एक्स के साथ क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करता है। ओके, क्वाड्रेटिकली मतलब ग्राफ में मतलब पैराबोला जैसी शेप है। और उसके बजाय अगर इस फंक्शन को देखें, ये वाला, ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर है, और इसको मैंने इस लेक्चर के शुरू में यहीं से शुरू किया था। इस फंक्शन को अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू 1 होती है और हाई फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू डिक्रीज करते करते 0 की ओर टेंड होती है। और वहीं पे मैंने इस ग्राफ को उल्टे में प्लॉट कर दिया था। उल्टे में मतलब फ्रीक्वेंसी का 0 इधर और फ्रीक्वेंसी का इन्फिनिटी इधर। तो ये ग्राफ ऐसा बना था इस लेक्चर के शुरू में, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये वाला। पहले तो ये ग्राफ ऐसा बना था, पर फिर हमने कहा था नॉर्मली हम जब स्पेक्ट्रल इमिसिव कर्व्स वगैरह बनाते हैं तो न्यू का 0 इधर होता है, न्यू का फ्रीक्वेंसी का 0 इधर होता है। तो मुझे इसका ग्राफ भी पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, और इसका ग्राफ रफली ऐसा है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, हमें स्पेक्ट्रल इमिसिव कर्व का नेचर पता लग जाएगा। सो लेट्स डू दैट। ये टी क्यूब का फैक्टर छोड़ दो, ये वही फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, जो कि डेंसिटी ऑफ मोड से आया, और ये एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर से आया। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स गायब कर रखे हैं। ओके, और न्यू के बजाय चीज़ को हमने एक्स के टर्म में लिखा है, डायमेंशनलेस वेरिएबल एक्स के टर्म में लिखा है। ओके, यस, न्यू का इन्फिनिटी इधर कहीं है, इधर कहीं इन्फिनिटी है। न्यू इक्वल टू 0 इधर है, न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे है। लैम्डा के टर्म में लैम्डा इधर को बढ़ता है, न्यू इधर को बढ़ता है। तो जो ये वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर, न्यू या एक्स की वैल्यू जब ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे न्यू इधर को कम हो रहा है, इधर को न्यू कम हो रहा है, इन्फिनिटी से कम 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 होते 0 हो रहा है, तो इधर जाने पे न्यू कम हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर या न्यू स्क्वायर वाला ग्राफ जो है नीचे 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 आएगा। बेसिक और एग्जैक्ट आप प्लॉट करना चाहें तो इस पॉइंट पे 0 को टच करेगा और इस पॉइंट तक जाते जाते इन्फिनिटी को। बट उतना नहीं, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि ये कर्व जो है, अगर आप इस डायरेक्शन की बात करें, इसे माना मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जाने पे कर्व डिक्रीज कर रहा है बेसिकली।
ओके इधर से बोलें तो इधर से आप इंक्रीज बोलेंगे। ओके इसके बजाय जो एवरेज एनर्जी वाला कर्व है, एवरेज एनर्जी उसे चाहे ऑसिलेटर की बोलो चाहे रेडिएशन की बोलो, मैंने इसीलिए कुछ वो नहीं लिखा है, बस न्यू लिखा है। एवरेज एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर या रेडिएशन जिसकी भी हो, अभी इस रेड लाइन को भूल जाइए, वो इस प्रकार की शेप आती है जो इस लेक्चर के शुरू में हमने किया था। इधर से न्यू, इधर से इधर को बढ़ता है न्यू, तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो अगर आप तो यू न्यू के एक्सप्रेशन में मुझे ये और ये फंक्शन मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब ग्राफिकली आप सोचें आपको इस फंक्शन और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो रफली आप सोच सकते हैं शेप कैसी आएगी। रफली शेप आपकी पहाड़ जैसी आएगी। क्यों? उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। ये वाला फंक्शन इस रीजन में, ये ओरिजिन, मैं इसे ओरिजिन इसी पॉइंट को कह रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट है। वैसे न्यू के टर्म में तो ओरिजिन इसे बोलना चाहिए, बट ओरिजिन में इसे कह रहा हूँ, माना ओरिजिन के नज़दीक ये वाला फंक्शन तो बहुत हाई है, बट ये वाला तो जीरो या ऑलमोस्ट जीरो के करीब है। ये वैल्यू बहुत हाई भी हो, अगर ये वैल्यू जीरो ही है तो मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या मिलेगा? जीरो। मतलब इस शुरुआती रीजन में दोनों के मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। रीज़न ये बहुत ज़्यादा है, बट ये तो ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर चुका है, जीरो या जीरो के बहुत करीब है, तो मल्टीप्लाई करके आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला है। और अगर आप बहुत आगे चले जाएं, ओरिजिन से बहुत दूर चले जाएं, ओरिजिन से बहुत दूर मतलब न्यू के टर्म में कहूँ, न्यू इक्वल टू जीरो रीजन में, तो ये वाला फंक्शन तो राइज करके काफ़ी हाई वैल्यू पे है। इनफाइनाइट नहीं है, ये 1 के आसपास होती है वैल्यू, बट ये फंक्शन अच्छी भली अपनी, बल्कि अपनी मैक्सिमम पे है यहाँ पे, लेकिन अब ये वाला जीरो को अप्रोच कर चुका है, तो फिर क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलमोस्ट जीरो। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन दोनों का किया वो वाला फंक्शन ना इस रीजन में ज़्यादा है ना इस रीजन में ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करके। और बीच के रीजन में ये मैक्सिमम नहीं है लेकिन मिनिमम भी नहीं है, और ये वाला फंक्शन भी ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, तो इसकी कुछ नॉमिनल वैल्यू है। हाँ ठीक ठीक सा कुछ कंट्रीब्यूशन इसका इस रीजन में। रफली क्वालिटेटिवली मैं जो कर रहा हूँ, मैं इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में ब्रेक करके सोच रहा हूँ। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। एक हिस्सा मतलब नियर द ओरिजिन, नियर द ओरिजिन मतलब न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी के आसपास का रीजन। दूसरा हिस्सा मीडियम रीजन, न्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, और तीसरा रीजन न्यू जहाँ बहुत स्मॉल है। तो हम ये देख चुके हैं, इन्हें अगर मैं 1, 2 और 3 रीजन कहूँ, 1, 2 और 3 रीजन, तो 1 और 3 रीजन में इनमें से एक फंक्शन जीरो की ओर टेंड हो रहा है, एक बहुत हाई है पर दूसरा तो जीरो है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा वहाँ? ऑलमोस्ट जीरो जैसा। और बीच के रीजन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है पर जीरो भी नहीं है, और ये भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर जीरो भी नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? कुछ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, ए रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन इनटू अ रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इस इधर से इधर जाने पे रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि ये रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का फीचर कहीं पे देखने को मिलेगा, ये केवल यहाँ की बात नहीं है, जब भी आप इस तरह के दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनका आपस का बिहेवियर ऐसा है, तो आपको एक हिल या पीक जैसा कुछ फीचर मिलेगा। अब वो केस टू केस थोड़ा और चेंज भी हो सकता है, बट ये अब यहाँ पे मैंने रैपिडली शब्द को भी वो कर रखा है। कोई ज़रूरी नहीं और रैपिडली वेरिंग ही हो, रैपिडली तो अगेन एक क्वालिटेटिव शब्द हो गया, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। ये न्यू घटने के साथ, न्यू एक्चुअली इधर को घटना है, न्यू घटने के साथ ये बहुत रैपिडली घट रहा है, न्यू घटने के साथ ये बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आपको हिल जैसी शेप मिलेगी, लगभग इधर ना के बराबर कंट्रीब्यूशन, इधर ना के बराबर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट और थर्ड रीजन में, और बीच के रीजन में कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा दिस। तो और एक्चुअली अगर आप इस कर्व्स को प्लॉट करें तो ये तो हमने क्वालिटेटिव बेसिस पे समझ लिया कि ये जो दो फंक्शंस थे, डेंसिटी ऑफ मोड्स का जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं न्यू इक्वल टू जीरो साइड से आऊँ, चलो अब की बार इधर से आते हैं, न्यू इक्वल टू जीरो साइड से आऊँ तो डेंसिटी ऑफ मोड्स फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, इनडेफिनेटली बढ़ते रहते हैं। बल्कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ रेले जीन्स में इसी कारण से आता है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो जब वहाँ पे रेले जीन्स में हमने इस तरह के ग्राफ को, डेंसिटी ऑफ मोड्स का बिहेवियर वहाँ पे ऐसा ही था, उसको जब मैं इस रेड वाले कर्व से मल्टीप्लाई करता हूँ, रेड वाला कर्व मतलब फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जी एवरेज एनर्जी KT हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर से ऐसा ही कर्व मिलता है। ऐसा ही कर्व मिलने का मतलब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। लेकिन अब की बार अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ नहीं है, इधर आने पे मोड्स की संख्या बढ़ रही है, मोड्स की संख्या बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पर ऐसे वाले मोड्स जो हैं उनके पास एनर्जी तो है ही नहीं, इतनी कम एनर्जी है कि उनका वो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कॉज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इनफैक्ट इसी चीज़ को हम आगे और उसमें देखेंगे कि थर्मल एनर्जी
इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट दोज मूड्स। बाद में मैं कुछ इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करूँगा, बट क्वालिटेटिवली आप देख सकते हैं रिलीजन्स में आपने इस कर्व को इस रेड कर्व कांस्टेंट कर्व से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब की बार आप उसी डेंसिटी ऑफ मोड्स के कर्व को इस कर्व से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक हिल शेप्ड कर्व आएगा, दोनों तरफ जीरो को टेंड हो रहा है कर्व, और बीच में कहीं पे अपने मैक्सिमम को अचीव करेगा दिस। और इनफैक्ट अगर आप इस फंक्शन को एग्जैक्टली प्लॉट करें, चाहे इस वाले को या लैम्डा के टर्म्स में करना चाहें लैम्डा के टर्म में, तो आपको T1 टेम्परेचर पे उस कर्व को प्लॉट करें, H की वैल्यू रखो, H हमें पता है, C पता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ये फंक्शन, बल्कि ई न्यू हम इसे प्लॉट करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे न्यू से को रख के ई न्यू की वैल्यू निकालो, टेम्परेचर को फिक्स कर दो, माना पहले बार टेम्परेचर 300 केल्विन, हर फ्रीक्वेंसी पे ई न्यू की वैल्यू निकाली, एक ग्राफ प्लॉट किया, फिर टेम्परेचर को 600 केल्विन कर दिया, T2 कर दिया, फिर से हर फ्रीक्वेंसी पे ई न्यू की वैल्यू निकाली, दूसरा ग्राफ प्लॉट किया। तो इस तरह से अगर हम एक्चुअल कर्व्स प्लॉट करें तो एक्चुअल कर्व्स ये हिल लाइक शेप, जिसको हम क्वालिटेटिवली हमने यहाँ पे समझा, एक्चुअली इस तरह के हिल शेप कर्व मिलते हैं। और केवल इतना नहीं, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है और आगे इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इन फैक्ट इफ वन प्लॉट्स ई लैम्डा और ई न्यू एज प्रिडिक्टेड बाय द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के हिसाब से ई न्यू या ई लैम्डा का जो प्रिडिक्शन है, उस डेरिवेशन जिसे आप कह रहे हैं, द कर्व्स एग्जैक्टली मैच द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो कर्व जो हैं एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उनके साथ मैच करते हैं। अब एग्जैक्टली को भी आपको समझना पड़ेगा, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच एक्सपेरिमेंटल एरर्स के कारण कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा, ओके। तो पर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो लैब में ब्लैक बॉडी के ऑब्जर्वेशंस में जो फैक्ट पाए जाते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स से पास होता है, ठीक है दिस। और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आया कहाँ से, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दी प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स फॉर्मूला एक बहुत छोटे से आइडिया से आया कि एनर्जी का एक्सचेंज क्या होता है, क्वांटा की फॉर्म में आता है। जो पहला क्वांटम आइडिया था, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए हमें प्लैंक के आइडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेचर जो है बहुत छोटे लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे जाके नेचर जो है वो कुछ प्रकार का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अभी हम और चीज़ों में तो नहीं बात कर रहे हैं कि वो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन कम से कम एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पे तो ये पैकेट जैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर ही रहा है, ओके। तो प्लैंक आइडिया सबसे पहला वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वांटम आइडिया, आप उसे कह सकते हैं। पहली बार फिजिक्स में क्वांटम आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया, ओके दिस। तो बाकी अब जो प्लैंक लॉ की बाकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं क्वालिटेटिवली, 2 सक्सेस हम देख चुके हैं, लेकिन ये दोनों क्वालिटेटिव थी, क्वालिटेटिव नहीं, वैसे ये तो क्वांटिटेटिव थी। ये क्वालिटेटिवली अगर आप प्लैंक्स लॉ के फॉर्मूले से जो ई न्यू या ई लैम्डा के एक्सप्रेशन मिलते हैं उनको प्लॉट करें लैम्डा या न्यू के साथ रेस्पेक्टिव केस में, तो एक्जैक्टली आपको वही कर्व्स मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स देते हैं। तो कर्व्स की एग्जैक्ट मैचिंग है। लेकिन अब बाकी मैथमेटिकली हम शो करेंगे कि प्लैंक्स लॉ से हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी एग्जैक्टली डिराइव कर सकते हैं, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, वीएन्स सेकंड और रेलेजेंस लॉ जो हैं वो भी अप्रोप्रिएट लिमिट में हम डिराइव कर सकते हैं। सो दैट वी विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। थैंक यू एवरीबॉडी।